कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों और बहनों को कविता बहन की और रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, आप सभी को भी हमारी राम राम। और सुनाइए रजनीश भैया, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसी चल रही खेती बाड़ी? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। त्योहारों का समय बिल्कुल, चल रहा है बिल्कुल, अभी, और व्यस्तता इतनी बनी हुई है कि खेती बाड़ी के साथ साथ में बस अपने तीज त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल। अभी बिल्कुल क्या है कि क्रम से त्योहार लगातार जी आते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आप किसान भाइयों से राम राम तो हमने कर लिए। अब किसान भाइयों को ये भी बता दें कि आज का दिन तो बहुत खास है, बड़ा है ना, क्योंकि आज दशहरा पर्व के साथ ही दो महापुरुषों की जयंती भी है। महात्मा गांधी, जिन्होंने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अपनी आजादी के संघर्ष के दौरान उन्होंने जो योगदान दिया देश के लिए, और साथ ही किसानों के हित में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए किसानों के लिए, वो भी बड़े सशक्त रहे। और उन्होंने जो संबोधन दिया, जय जवान जय किसान, और ये हम सभी जो हैं अपनी किसानवाणी की भी हमारी अंतरात्मा है एकदम से देखा जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही आज जन्म दिवस है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का। आपने ये तो बता ही दिया है भाई। हम ये देखेंगे रजनीश भैया कि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई थी, जिससे हमारे किसानों में एक नया जोश पैदा होता था, उत्पादन बढ़ा। हाँ बिल्कुल, उत्पादन बढ़ा था। इसलिए बहुत हमारे लिए आज का दिन खास है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज विश्व कृषि पशु दिवस भी है, और आज के दिन पशुओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने की सलाह दी जाती है। पशुओं को हमेशा मित्र बनाकर उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की बात आज के दिन खास करके रखी जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज दशहरा पर्व है, सभी ने अपने अपने हिसाब से मनाया है, और मशीनरी और वाहनों का पूजन भी काली जी के स्वरूप में किया गया है ना। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण का दहन भी किया जा रहा है। बिल्कुल। और खूबसूरत आतिशबाजियों के साथ, बिल्कुल रंग बिरंगी आतिशबाजियों के साथ आज रावण दहन का जो है जगह जगह पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है जी। और हमारी खूबसूरत शाम के साथ आज की बात जो हम अपने किसान भाइयों को बता दें कि आज होगी इस माह के कृषि कार्यों पर आज की हम बात करेंगे। और मेहमान भी हैं आज, और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं अनुभवी प्रगतिशील किसान डॉक्टर कामेंद्र ठाकुर जी, जो कि ग्राम चांद, जिला छिंदवाड़ा से हैं, और गन्ना नर्सरी तैयार करने से जुड़े जो उनके अनुभव हैं उन पर कविता साहू की भेंट वार्ता अपने किसान भाइयों को हम सुनवाएंगे। कुछ संदेशों के साथ लोक भजन और लोकगीतों का आनंद भी हम लेंगे। बिल्कुल। और फिर शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेशों से। चलिए सुनते हैं। भास्कर ज्वेलर्स का लकी लक्ष्मी देश में सबसे बड़ा ज्वेलरी महोत्सव 22 सितंबर से 9 नवंबर तक। हर 25,000 की खरीदी पर एक शानदार कूपन, रोजाना और हर हफ्ते ड्रॉ, अंत में बम्पर प्राइज, नेशनल प्राइज 1 किलोग्राम सोना, 4 जोनल प्राइजेस 250 ग्राम सोना, हर हफ्ते 20 लकी विनर को 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन, नियमित अंतराल में 140 इनाम के साथ 1 से 5 ग्राम के गोल्ड कॉइन्स, 10 से 50 ग्राम के सिल्वर कॉइन्स। तो आइए, भास्कर ज्वेलर्स, महाजन टावर, शनिचरा बाजार, छिंदवाड़ा। पशुपालक भाइयों, एक खुशखबरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, जिसमें 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच आपके घर आएंगे पशु चिकित्सा अधिकारी, जो देंगे पशुओं की नस्ल सुधार से लाभ, पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण की जानकारी। तो आगे आए, अभियान में सहभागी बने, अधिक दुग्ध उत्पादन से लाभ कमाएं और घर में समृद्धि लाएं। पशुपालक भाइयों, एक खुशखबरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, जिसमें 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच आपके घर आएंगे पशु चिकित्सा अधिकारी, जो देंगे पशुओं की नस्ल सुधार से लाभ, पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण की जानकारी। तो आगे आए, अभियान में सहभागी बने, अधिक दुग्ध उत्पादन से लाभ कमाएं और घर में समृद्धि लाएं। चलिए किसानों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इन संदेशों के बाद। और अब जो कविता बहन, आज गुरुवार का दिन है और आज होता है हमारा लोकरंजनी, जिसमें हमारे किसान भाई अपनी फरमाइशें पत्रों के माध्यम से भेजते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक पत्र है। कौन कौन है हमारे जो किसान भाई? हमारे नियमित श्रोता है श्री गिरिजा सातनकर, नीरज सातनकर, पंकज सातनकर, अंजू सातनकर, दिव्या सातनकर, जीविका सातनकर, त्रियांश सातनकर, वर्णिका सातनकर और समस्त सातनकर परिवार। ये है साउथ सिविल लाइन छिंदवाड़ा से। तो चलिए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं हम ये देवी गीत।
जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। अगणित रूप तुम्हारे श्यामा माँ गौरी ब्रह्माणी। अगणित रूप तुम्हारे श्यामा माँ गौरी ब्रह्माणी। शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा। शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा। ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी। ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। सिंहवाहिनी असुर निकंदनी रणचंड के शिवानी। सिंहवाहिनी असुर निकंदनी रणचंडी के शिवानी। स्ववश विहारिणी तुम जगतारिणी। स्ववश विहारिणी तुम जगतारिणी। अम्बे शिव पट रानी। अम्बे शिव पट रानी। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे हो माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे हो माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। दया करो जगदम्बे मैं हूँ दीनहीन अज्ञानी। दया करो जगदम्बे मैं हूँ दीनहीन अज्ञानी। शरण बसंत राखिए बनकर। शरण बसंत राखिए बनकर। जननी सीता रानी। जननी सीता रानी। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी जय दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। चलिए किसान भाइयों, देवी जी की आराधना के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय हमने लिया इस माह के कृषि कार्य। किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना कृषि कार्यों के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि इस महीने से ही हमारी रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुआई का सही समय भी यहीं से चालू होता है, बिल्कुल, ताकि आगामी फसलों की बुआई जो है उसकी तैयारी की जा सके। जी।
और इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि यदि खरीफ फसलों की कटाई हम जो है उसका करके उचित भंडारण कर रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान हमें रखना है, और आने वाली रबी की कौन कौन सी फसलें कब और कैसे बोनी करना है ये भी ध्यान रखना इसमें जरूरी होता है। जी हाँ, खरीफ फसलों जैसे कि चावल हुआ, बाजरा, अरहर और मूंगफली की यदि हमने कटाई की है तो इनके संग्रहण के लिए भी विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मौसम जो है उसका कोई भरोसा नहीं है ना। खासकर बरसात में के पानी से, दीमक से और चूहों से हमें अपने अनाज का बचाव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों, गेहूं, जौ, शीतकालीन मक्का, चना, राई, सरसों, तोरिया, गन्ना, बरसीम, मसूर जैसी रबी फसलों की बुआई की तैयारियां भी हमें अभी से आरंभ कर देनी है। कुछ सब्जियां भी होती हैं जैसे कि रजनीश भैया हम देखते हैं मटर, प्याज, ब्रोकली, फूल गोभी, मूंगफली, मूली, गाजर, पालक, धनिया, हरी मिर्च, बैंगन के रोपे भी यदि हम तैयार करना चाहते हैं तो इसकी भी तैयारी हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें अक्टूबर माह में कर लेने हैं। और रोपाई और बोनी से पहले खेत में पर्याप्त नमी का हमें खास ख्याल रखना है। पौधे लगाने के बाद सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था भी हमें करनी होती है। जी, तैयार करके रखना है। और हर बार की तरह बोने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी है ना। निराई गुड़ाई और फसल के बीच में पर्याप्त दूरी का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि हमें पैदावार अच्छी तरीके से मिल सके। और किसान भाई, अक्टूबर माह में मटर और मिर्च की खेती की जैसे अभी हमने बात की, इसका विशेष रूप से ध्यान हमें रखना है, जिससे हमारे किसान भाइयों को खास लाभ होता है। अगर समय पर उनकी जो है फसल मंडी पर पहुंच जाती है तो उन्हें अच्छा रेट भी उसका मिलता है ना, मुनाफा अच्छा उनका उन्हें प्राप्त होता है। तो इसकी अभी से वो तैयारी करना शुरू कर दें। बस यही सोचकर तो किसान फसल लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम कुछ विशेष सलाह लेना चाहते हैं तो हम अपने स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या फिर जिला कृषि अधिकारी की सलाह के अनुसार भी फसलों की किस्म, समय और कृषि विधियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदान सामग्री उन्हें सहकारी समितियों से उपलब्ध होती हैं वो वहां से वो ले सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेती में उसका समय से बुआई भी कर सकते हैं। मिश्रित कृषि जो है किसान भाई, हमारे पास जो है आलू के साथ साथ मसूर की खेती का विकल्प भी बड़ा अच्छा है। अगर आप आलू की खेती के साथ मसूर की खेती करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आलू और मसूर की खेती में 90 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो अच्छी मानी जाती है बुआई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं बरसीम की बुआई के लिए यदि हम सोच रहे हैं अपने पशुओं के लिए तो अक्टूबर का पहला पखवाड़ा सही होता है, जिसमें कि 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 1 से 2 किलोग्राम चारा वाली राई मिलाकर के लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और कुछ मुख्य फसलें रबी की बोने के लिए जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, धनिया, रबी, मक्का और बरसीम, इनकी तैयारी की ओर यदि हम विशेष ध्यान दें तो उत्पादन उम्मीद से ज्यादा अच्छा मिलने की उम्मीद बनी रहती है। कविता बहन, तो ये भी हमारे किसान भाई ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। और बुआई के समय रजनीश भैया पर्याप्त नमी होना जरूरी है, जो कि लौटते मानसून या फिर सिंचाई से संभव हो सकता है। और अगर इस समय पर बुआई करेंगे तो उस लौटते हुए मानसून की जो नमी जमीन में बनी हुई है उसका वो लाभ ले सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि तापमान में 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बुआई के लिए सबसे उत्तम माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में जो है नियंत्रण करना है अगर हमें कीटों का, फंगीसाइड और उचित सिंचाई व्यवस्था पर भी इसके लिए हमें ध्यान देना होता है। चना जैसी फसलों की बुआई पर भी विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि उसमें इल्ली बहुत जल्दी लगती है। और चना की बुआई जो करने से पहले हम ये करेंगे गोबर की खाद का प्रयोग अगर हम अपनी मिट्टी में करते हैं, पर गोबर की खाद सड़ी हुई हो तो ही उसका फायदा हमारी खेती में मिलेगा। जी, सही कहा आपने। और खेती के साथ साथ हमारे पशुधन का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है भैया, क्योंकि लौटता मानसून भी कई प्रकार की बीमारियां दे जाता है हमारे पशुओं को। तो ऐसे इसलिए जी हाँ, टीकाकरण, आप भी यही बोल रहे थे, टीकाकरण की व्यवस्था करके रखना है और समय समय पर इनका ध्यान भी रखना है। और खास तौर पे हम हमेशा बोलते हैं कि चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। जी, तो ये हमारी आज की बात इस मास के कृषि कार्य पर। और ये संदेश अब सुन लेते हैं कविता जी। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
ऑयल पंप का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पंप की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अनुभवी हैं, प्रगतिशील हैं, कृषक हैं और साथ में डॉक्टर भी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं श्री कामेंद्र ठाकुर जी। बिल्कुल। और कामेंद्र ठाकुर जी जो हैं ग्राम चांद, जिला छिंदवाड़ा के हैं और गन्ना की नर्सरी तैयार कैसे करते हैं, इससे जो उनके जुड़े हुए अनुभव हैं, इस पर हम कविता साहू जी से इनकी भेंट वार्ता सुनते हैं। किसान भाइयों, आज के किसान भाई कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी अपनी बहन कविता साहू। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान क्रम में है डॉक्टर कामेंद्र ठाकुर जी, जो कि होम्योपैथी डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कृषक हैं और गन्ना नर्सरी का संचालन में भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। कामेंद्र जी, आपको हमारे राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गन्ना नर्सरी ये हमारे छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर की बात है, क्योंकि ज्यादातर करके ये होता है कि किसान जो भी गन्ना कटाई के बाद में गन्ना बचता है उसी को लगाने के लिए पहल करते हैं या फिर आसपास से कहीं से लेके आते हैं। तो नर्सरी जो है हमारे जिले वासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इसके तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा बाहर अपन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ के किसान जो हैं पिछले 15-20 सालों से नर्सरी के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उन पौधों को लगाते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा लेते हैं। माने औसत उत्पादन वहाँ का 70-80 टन है और अपने यहाँ का 20 से 30 टन ही आ पाता है। और अपने यहाँ किसान क्या करता है कि जो गन्ना बचा और गन्ना लगने के बाद में वो गन्ना 13-14 महीने 15 महीने का हो जाता है, वो गन्ने को विदाउट ट्रीटमेंट काटा और सीधे जल्दी में बोनी कर। तो ऐसी स्थिति में गन्ने की छटाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, ना गन्ने का दवाइयों और फंगीसाइड से ट्रीटमेंट हो पाता और किसान वैसे के वैसे लगा देता है। जहाँ पर 5-7 हजार पौधे 1 एकड़ में लगना चाहिए, वहाँ पर किसान क्या गलती करता है, 60 से 70 हजार गन्ने के टुकड़े लगाता है, जिसमें आंखें 60 से 70 हजार होती है। अब मैं किसान भाइयों को केवल इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आप गेहूं लगाते हैं तो आपका एक पैमाना है कि 40 से 50 से 60 केजी आप पर एकड़ गेहूं लगाते हैं। दूसरे जब मक्का लगाते हैं तो 6 से 8 केजी पर एकड़ आप मक्का लगाते हैं। पर जब गन्ना आप लगाते हो, जहाँ 5 से 7 हजार पौधे आपके 1 एकड़ पे लगना चाहिए, आप वहाँ 60 से 80 हजार पौधे बीज क्यों लगाते? अगर आप मक्का इतनी ज्यादा लगाएंगे तो आपको मक्का का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर आप गेहूं आप 10 गुना ज्यादा लगाएंगे, जैसे मक्का आप अगर 6 किलो की जगह 60 किलो लगाने लगेंगे 1 एकड़ में, तो आपका उत्पादन कैसा होगा? गेहूं अगर आप 60 केजी की अपेक्षा अगर आप 600 केजी लगाने लगेंगे, माने 10 गुना बीज लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बीज अगर खेत में जाएगा तो सड़ेगा, उससे बीमारियां होगी और उत्पादन कम होगा। तो ये नर्सरी वाले जो पौधे हमारे किसान लगाएंगे तो इससे उनको काफी मुनाफा होगा, आपका कहने का मतलब है? काफी मुनाफा होगा मैम। और सबसे पहले मैं बता दूं, बीज का जो चयन होना चाहिए वो बीज का चयन 8 से 10 महीनों का बीज होना चाहिए। और ये जो बीज है ये टिश्यू कल्चर से प्राप्त पौधों से बने हुए बीज है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि डायरेक्ट जो आंख होती है गन्ने की, आंख लगाने से क्या जर्मिनेशन तो आता है गन्नों का, पर क्या होता है किसान भाई लाइन से इतनी सारी आंख लगा देता है कि वहाँ पर बीमारियां चालू हो जाती है। गन्नों में आपस में कंपटीशन पैदा हो जाता है। अच्छा, उनको लगाने के पहले उनका चुनाव करना चाहिए, पहले अच्छे तरीके से चयन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो बीज का जो चयन हो वो 8 से 10 महीने का बीज हो, टिश्यू कल्चर से प्राप्त जो पौधे हो। फिर उसके द्वारा जो नर्सरी हम तैयार करते हैं, तो नर्सरी तैयार करने में जो 20 से 25% जो खराब बीज होता है जो नर्सरी में उगता ही नहीं, वो बीज को हटाकर ही किसान भाइयों को अच्छा वाला बीज देते हैं। पूरी तरीके से फंगीसाइड से, कीटनाशक से उसको ट्रीट किया जाता है, तब जाके कोकोपीट में ट्रे में बना के 1 महीने में बीज बनाकर तैयार करके किसान भाइयों को पहुंचा के दिया जाता है। अच्छा, पूरी तरीके से उसका चयन किया जाता है जी। बुआई करने की विधियां हमारे किसान भाइयों को बताइए, जैसे वो नर्सरी से यदि लेके जाते हैं पौधे, उसके बहुत सारी विधियां चलन में हैं। किसान भाई बहुत सारी विधियां जानते भी हैं, पारंपरिक विधि अपनी चली आ रही है। और सीधा जब पौधे अपन तैयार कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसान भाई की पौधे मुझसे ही नहीं, किसान भाई पौधे तैयार भी कर सकते हैं अपने खेतों में और वो तैयार पौधे खेत में लगाएं। तो उससे क्या होगा, आपका जो चयन होगा बीजों का,
आप एक भी खराब पौधा खेत में नहीं लगाएंगे तो पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अभी तक हमारे किसान भाई डायरेक्ट गन्ना ही लगाया करते थे, तो अभी नर्सरी के यदि पौधों को अपने खेतों में लगाएंगे तो उनकी देखभाल शुरुआती अवस्था में कैसे करेंगे वो लोग? बहुत सिंपल तरीका है मैम। आप जैसी तैयारी जो खेत को गहरी जुताई करके और फिर रोटावेटर चला के और जो बेड आप खेत के बनाते हैं, मैं भी किसान भाई को ये सलाह दूंगा कि 4.5 बाई 1.5 पर वो लगाएं गन्ने के जो पौधे हैं। गन्ने के पौधों में पहले से कोई बेसिक डोज अपने को नहीं देना पड़ता। जब पौधे खेत में 12 दिन के लगने के बाद 12 दिन हो जाएं, तो 12 दिन के बाद हम उसको खाद चालू करते हैं। पौधे लगाने के पहले हल्की सिंचाई करना है, 1-2 घंटे में हल्की सिंचाई करना है। फिर पौधे लगाने के बाद जो सुबह से आपने पौधे लगाना चालू किया और शाम तक जितने पौधे लगे हुए, एक बार 1 घंटे पानी उनको और दे दिया जाए। बहुत ज्यादा सिंचाई की शुरुआती अवस्था में जरूरत नहीं होगी। अच्छा, आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार है आपकी, तो इसमें नर्सरी के जरिए जो गन्ने की पैदावार होती है उसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को सामान्य खेती की अपेक्षा? मैम सीधा अगर मैं आपसे बात कहूँ तो 100 से 150 क्विंटल उत्पादन वैसे ही बढ़ जाता है। अच्छा, तैयार पौधों से? हाँ जी, क्योंकि आप बिल्कुल अब आंख नहीं लगा रहे हैं, आप सीधे जो पौधे उग चुके हैं उन पौधों को जाके आप वहाँ पर रोपित कर रहे हैं। तो उन पौधों को लगाने से मैंने ये देखा, अभी तक 3 साल के अपने मैं पौधे 3 साल से बना रहा हूँ। 1 एकड़ खेत में अगर आपने 6,500 या 7,000 या 58 अलग अलग दूरी के हिसाब से अगर आप 5 बाई 1.5 पे लगाते हैं तो आपको 5800 पौधे लगते हैं। 4.5 बाई 1.5 पे लगाते हैं तो 6450 पौधे लगते हैं। मैंने ये देखा कि मुश्किल से 1 एकड़ में मुश्किल से 5 पौधे की डेथ होती है, मोर्टेलिटी रेट 5, मुश्किल से 5 है, 1% भी नहीं आएगी मोर्टेलिटी रेट जो है उसकी। आपका अपना अनुभव है? हाँ, मेरा अपना अनुभव रहा है। तो पौधे मरते ही तो जितनी दूरी पे आपने लगाए हैं उसमें पूरे पौधे आपके जीवित रहते हैं जी। तो उससे 100 से 150 क्विंटल एवरेज तो वैसे ही आपका बढ़ जाएगा। तो ठाकुर जी ये बताइए कि नर्सरी से पौधा निकलने में कितना वक्त लगता है लगभग? जी, नर्सरी से मैम उसकी 2-3 चीजें हैं जो आपने जैसे नर्सरी तैयार करने के पहले जो ट्रे होता है, ट्रे में कोकोपीट डाल के जब पौधा को आपने रखा तो उसको अपने अलग अलग तापमान के हिसाब से 8 से 12 दिन तक उसे पॉलिथीन में बढ़िया ढककर रखना पड़ता है जी। उसके बाद में जब उसकी कोम निकल आती है लगभग 2 से 3 इंच की, तो फिर उसको ओपन कर दिया जाता है पॉलिथीन को, और फिर पौधे को धूप और पानी और ऊपर से जो न्यूट्रिशन हमको देना है वो देना पड़ता है 15-20 दिन तक। 25 दिन के बाद वो पौधा लगने के लिए तैयार हो जाता है। माने जिस दिन से आपने बड रखा है उस दिन से लेके टोटल 25 दिन में पौधा आपका तैयार हो जाता है खेत में लगाने के लिए। 25 दिन से 35 दिन तक आप उसको खेत में लगा सकते हैं। तो इसके अलावा ये बताइए कि जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं तो फिर नर्सरी से यदि हमारे किसान लेके जाते हैं फिर उसको लाने ले जाने के लिए व्यवस्था कैसी रहती है? ये मैम जो मैंने अभी सुविधा यहाँ पर दिया हूँ, मैंने जैसे गुजरात भी मैंने देखा, महाराष्ट्र भी देखा, वहाँ पर ये 2.5 रुपए का एक पौधा वो लोग जगह पे दे रहे हैं। फिर जो भी जहाँ पर भी छोड़ने का साधन वो किसान खुद लाकर करता था, पर मैंने वही देखा किसान भाइयों को ये लाने ले जाने की बड़ी समस्या होगी। मैंने ये 50 से 60 किलोमीटर तक जिले में जहाँ पर गन्ने की खेती होती है 2.5 रुपए का पौधा किसान को जगह पे पहुँच कर मिलेगा एक पौधा मेरी नर्सरी से। परिवहन का व्यय आपने इसमें नहीं जोड़ा है? नहीं, परिवहन का जो व्यय है वो मुझे देना है जी। खर्च ज्यादा नहीं आएगा यदि आपसे लेते हैं तो जी। तो कुछ विशेष बातें बताइए हमारे किसान भाइयों को जो गन्ने की खेती करते हैं। जी, मेरी सलाह अगर किसान माने तो मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है। तो हमें उसका परीक्षण अगर हम नहीं कराएंगे तो हमें नहीं पता रहेगा कि हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कमी है कि ज्यादा है। जैसे अगर पीएच 7.5, 6.5 से 7.5 गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त पीएच होता है, परंतु अगर इससे ज्यादा पीएच होता है, कम पीएच होता है तो पौधे जो होते हैं फास्फोरस नहीं ले पाते। आप कितनी मात्रा में फास्फोरस डाल दो, पौधों को फास्फोरस मिलेगा ही नहीं, आपकी मिट्टी खराब होगी तो ज्यादा नाश्ता नहीं आएगा। तो मेरी सलाह है कि कम से कम 3 से 5 वर्ष में एक बार जरूर आप मिट्टी का परीक्षण करवाएं। जी, आपने ये बहुत अच्छी सलाह दी है हमारे किसान भाइयों को। अच्छा, इसमें रोगों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए नर्सरी वाले जो पौधे यदि हमारे किसान भाई लेके जाते हैं तो? जी, नर्सरी वाले पौधों का में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि 99.99% रोग इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब गन्ना खेत से हमने तोड़ा तो उसको बाकायदा फंगीसाइड में और कीटनाशक में ट्रीट करके ही हम पौधे तैयार करते हैं। वो किसान भाई को पौधा लगने के बाद 2 ड्रेंचिंग होती है, वो ड्रेंचिंग जरूर करना चाहिए, कीटनाशक और फंगीसाइड। और उसके पहले जब खेत तैयार होता है उस समय भी फंगीसाइड और कीटनाशक किसान भाइयों को डालना चाहिए ताकि रोग उसमें आए ही ना। कुछ और विशेष रूप से आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
बस मैं यही किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन अपने आप में भी करें, पौधे लगाकर एक बार देखें। आपको पहले साल में ही जो रिजल्ट आप जो उम्मीद रखते हैं हमेशा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इतनी खाद भी देता हूँ, पानी भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ और उत्पादन वो नहीं आ पाता। किसान भाई एक बार पौधे लगाकर देखें, उन्हें बहुत आश्चर्यचकित परिणाम मिलेंगे। कामेंद्र जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपके सुझाव और सलाह भी हमारे किसान भाइयों के बहुत काम आएंगे। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हमारे मेहमान क्रम में थे डॉक्टर कामेंद्र ठाकुर जी, जो कि ग्राम चांद, जिला छिंदवाड़ा से हैं और ये होम्योपैथी डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे कृषक हैं और गन्ने की नर्सरी के संचालन में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठाकुर जी, आपको हमारी राम राम। जी राम राम। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, टेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। चलिए किसान भाइयों, इस संदेश के बाद लोकरंजनी का दूसरा पत्र हम लेते हैं। ये हमें आया है टावर स्ट्रीट न्यूटन से निसार खान, उमेश गुप्ता, अमरनाथ और अभिलाष सूर्यवंशी, महेश शुक्ला, मुकेश सेतवार और उनके दोस्तों मित्रगणों का। और कविता जी आज एक और महापुरुष की जयंती, जैसा आपने शुरू में उल्लेख किया था शास्त्री जी की, ना, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। तो चलिए आज उन्हीं की स्मृति में ये जो है गीत हम सुनते हैं। जय जवान और जय किसान, तुमरा बल पर हिंदुस्तान। जय जवान और जय किसान, तुमरा बल पर हिंदुस्तान। बैरिक भगाव जय जवान, अन्न उपजाव जय किसान। बैरिक भगाव जय जवान, अन्न उपजाव जय किसान। सर्दी पड़ या फिर धूप लग रे, सर्दी पड़ या फिर धूप लग रे, ही दोई भाई दिन रात जग रे। चलता सदा तुम सीणो ताण, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। चलता सदा तुम सीणो ताण, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। सरहद पर तो जवान डटा रे, सरहद पर तो जवान डटा रे। भूख मिटाने किरसान लग्या रे, किरसान लग्या रे। कोई छे गाड़ी का पहिया समान, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। कोई छे गाड़ी का पहिया समान, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। जय जवान और जय किसान, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। प्रण करी लो माँ की गोद सजाणू, प्रण करी लो माँ की गोद सजाणू। जान तो जाई पर आन बचाणू, आन बचाणू। अरे होए तुम्हारी तव ऊंची शान, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। होए तुम्हारी जव ऊंची शान, तुमरा बड़ पर हिंदुस्तान। राम कृष्ण को देश हमारो, ओ
को देश हमारो, गंगा जमुना रेवा सब कुछ प्यारो, सब कुछ प्यारो। भैया ऊंचो हिमालय जैसा तुम बलवान, तुम्हारा बड़ पर हिंदुस्तान। ऊंचा हिमालय जैसा तुम बलवान, तुम्हारा बड़ पर हिंदुस्तान। तो किसान भाइयों, ये थे फतेह सिंह परमार अपने गीत के साथ। और किसान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। और महात्मा गांधी जी का जो जोर था, वैसे तो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई और हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़े, लेकिन उनका जोर जो था स्वच्छता पर बहुत ज्यादा होता था। स्वच्छता अपनाने के लिए उनका जोर होता था। और जो हमारा स्वच्छता अभियान है, हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। और ये स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर तक, जो मनाने का था। और लेकिन 2 अक्टूबर तक ही ना मनाए हम, और इसको हम पूरे अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। और इसलिए हम अपने आसपास स्वच्छता बनाने पर जोर दें। और साथ ही किसान भाइयों, जैसे फसल कटाई के लिए जिनकी तैयार हो गई, जिन्होंने समय पर लगा दी थी या जल्दी बोनी कर दी थी, तो वो भी अपनी फसल को समय से रहते मतलब भंडारण की व्यवस्था करके रख लें। क्योंकि अनायास से पानी कभी भी गिर बिल्कुल, आप देखिए बारिश का कोई भरोसा नहीं। सुबह धूप रहती है, शाम को बहुत तेज पानी आता है, हम बेफिक्र हो जाते हैं कि पानी आएगा या नहीं। उसका ध्यान रखें और भंडारण के इंतजाम अच्छे से करके रखें। तो चलिए, ऐसी नसीहत सलाह के साथ में वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो अनुमति दीजिए अपनी बहन कविता साहू और रजनीश भैया को कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।